आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआर 2 फाइलिंग के बारे में। आईटीआर 2 फाइलिंग कैसे होता है? आईटीआर 2 फाइलिंग कंप्लीट गाइड आज हम आपको बताएँगे। तो आज आप अगर आपको आईटीआर 2 फाइलिंग करना है, तो आज आप मेरे साथ खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आज आप आईटीआर 2 फाइलिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आईटीआर 2 फाइलिंग सीखते हैं, उसका बेसिक से लेके एकदम एंड तक, एडवांस तक पूरा आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। बेसिकली आईटीआर 2 फाइलिंग एक्चुअली किनको लागू होता है, वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। आईटीआर 2 फाइलिंग आपका अगर सैलरी से इनकम आ रहा है, अगर आपका एलटीसीजी अगर आपका 1.25 से ज़्यादा है, तो आपको आईटीआर 2 मतलब आईटीआर 2 अगर आपका सैलरी और बैंक से अगर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपका एलटीसीजी 1.25 से ज़्यादा है, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, तो आपको आईटीआर 2 भरना है। हाँ, अगर आप इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस केस में अगर आपका आईटीआर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में वो आपका आईटीआर 3 में चला जाएगा। बाकी सारा क्राइटेरिया अगर आप मैच हो रहा है, तो आपको आईटीआर 2 करना है। नहीं तो अगर आप इंट्राडे और फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आप करते हैं, तो आपको आईटीआर 3 चला जाएगा। मोटा-मोटी जिनका म्यूचुअल फंड से जो परचेज़ किया है, सेल किया है, जिनका शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, वो आईटीआर 2 करते हैं। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड के साथ-साथ अगर आपको इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको आईटीआर 3 भरना होगा। तो इतना तक आप लोग आईटीआर 2 समझ लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आईटीआर 2 फाइलिंग के लिए आपको फॉर्म 16 चाहिए। पहले आप आपको अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर लीजिए या फिर अगर अपना एम्प्लॉयर की से आप उसको माँग लीजिए। फॉर्म 16 आपको चाहिए। आपका जहाँ पे आपका ब्रोकर अकाउंट चल रहा है मतलब ज़ीरोधा हो गया, आपका ग्रो हो गया, जहाँ पे आपका ब्रोकर अकाउंट चल रहा है, वहाँ से आप पीएनएल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, मतलब कितना आपका शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके साथ-साथ आपको एआईएस डाउनलोड करना होगा, जो हम आपको दिखाएँगे और उसके साथ-साथ 26 एएस भी आपको डाउनलोड करना होगा, जो आपको आईटीआर में लॉगिन करने के बाद आपको मिल जाएगा। जैसे इसी तरह आपको फॉर्म 16 आप देख रहे हैं, इसी तरह आपको फॉर्म 16 डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म 16 में जो-जो डाटा है, उसको मैच करके हम लोग आगे इसको काम करेंगे और आईटीआर 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेम आपको इसी तरह आपको म्यूचुअल फंड का सेल का सारा डिटेल्स आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ-साथ आपको यहाँ पे चेक करना है आपका कितना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन हुआ, क्योंकि इसी रिपोर्ट को डाउनलोड करके, इसी रिपोर्ट को कैलकुलेट करके हम लोगों को आगे उसी रिपोर्ट को एंट्री करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल में। पोर्टल में अपलोड करने के बाद उसी हिसाब से आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट होके बन के आएगा। तो आपको अभी फॉर्म 16 देख लिए और अभी आपको जो ब्रोकर स्टेटमेंट है डाउनलोड करके किस तरह आएगा, ये भी आप लोग देख लिए। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को लॉगिन कर लीजिए आईटीआर पोर्टल में। लॉगिन करने के बाद आपको जो ई-फाइल वाला इनकम टैक्स रिटर्न ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप पहले व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन एआईएस इस पे आप आइए। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सारा सिस्टम, सारा डिटेल्स आपको दिखाई देगा कि सैलरी, इंटरेस्ट कहाँ-कहाँ से आपका कहाँ अभी आप लोग फॉर्म 26 एएस और एआईएस को आप लोग डाउनलोड कर लिए। चलिए एआईएस वाला एक बार देख लेते हैं। जैसे आप एआईएस वाला पोर्टल में आप जाएँगे, यहाँ पे आपको एआईएस वाला टैब में जाना है। इसके बाद जो टीआईएस समरी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म 16 के साथ आपका जो सैलरी डिटेल्स है, इसको मैच करना है। जो-जो सैलरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको फॉर्म 16 में जो दिख रहा है, उसको अगर ये मैच हो गया, तो आप अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको आप मैच कर लिए, इतना तो आप कर ही लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे आईटीआर सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे करंट ईयर आप सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ऑनलाइन वाला ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर लिए, जाके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू के बाद आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग में आपको क्लिक करना होगा। इंडिविजुअल में आप सिलेक्ट कर लिए। देन आपको फॉर्म सिलेक्ट करना होगा, कौन-सा फॉर्म आपको फिल अप करना है। तो अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं आईटीआर 2 के बारे में, तो आज हम लोग आईटीआर 2 को लेके हम लोग प्रोसेस करेंगे। आईटीआर 2 प्रोसीड विथ आईटीआर 2 ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला वाला ऑप्शन है, जो आपका सबसे ईज़ी एंड रिलायबल है कि आपका टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट
इसी को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप अदर्स करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देन अभी आपको ये सारा टैब में जो-जो डिटेल्स आपको दिख रहा है, जो-जो डिटेल्स आपको ज़रूरत है, वो सब डिटेल्स आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको ओके करना है। अभी हमको क्लियरली एक-एक करके सारा टैब जो-जो मेरा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से अभी हम एक-एक करके सारा डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग भी अगर अपना ओपन किए हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ आज इसको सीखिए और इसको देख के आज अपना कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले जनरल वाला टैब, इसमें इसी को रहने दीजिए, एक ही सिलेक्ट करने दीजिए। ये वाला स्पेशल केस के लिए है, ये वाला सब जनरल केस के लिए है। तो पार्ट ए, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन आपको इनकम वाला टैब में जाना है। अभी यहाँ पे आपको जो-जो आपका रिक्वायरमेंट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है शेड्यूल्ड सैलरी, ये मैंडेटरी है। अगर आप आईटीआर 2 कर रहे हैं, तो आपके पास सैलरी आ रहा है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है जो आप रेंट में दिए हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आप अनटिक कर सकते हैं, अगर है तो आपको टिक करना है। हम इसको टिक करेंगे और आपको दिखाएँगे अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो कैसे करना है। आपके केस में अगर नहीं आप कुछ भी रेंट में दिए हैं, तो आप इसको अनटिक करके आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड केस सिमिलरली शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, अगर आपको कुछ भी शॉर्ट टर्म में अगर आपको कुछ भी कैपिटल गेन्स मतलब म्यूचुअल फंड और अगर आप सेल किए हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। सेम शेड्यूल 112A ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर कुछ भी आप म्यूचुअल फंड, शेयर वगैरह आप लॉन्ग टर्म के लिए रखे, उसको सेल आउट किए हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ आगे जाके। देन इसके बाद अगर आपको कुछ भी वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो में आप डील करते हैं, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। हम इसको सिलेक्ट रखते हैं। देन इसके बाद आपको अगर कुछ भी एग्जम्प्ट इनकम आ रहा है, जैसे आपका एग्रीकल्चर इनकम हो गया, कुछ भी ऐसा इनकम आ रहा है जो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि हम लोग आपको दिखा पाए। देन आपके पास एफएसआई, अगर आपका कुछ भी इनकम फॉरेन से अगर आपका इनकम आ रहा है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और अगर ऐसा कुछ नहीं है फॉरेन से इनकम, तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं। शेड्यूल टीआर, अगर आपका कोई भी दूसरा कंट्री में अगर आपका टैक्स कट लिया है, मतलब वहाँ से अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आप इंडिया में उसका क्लेम लेना चाहते हो, तो अगर इंडिया के साथ उस कंट्री का वो टाई अप है टैक्स से रिलेटेड, तो आप इसको कर सकते हो। वहाँ पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा। अगर है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी आप लोग इनकम वाला टैब मेरे साथ आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं डिडक्शन वाला पार्ट। डिडक्शन में यहाँ पे देखिए अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में तो आपको कुछ भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन कुछ भी, ओनली वन डिडक्शन इज अलाउड व्हिच इज एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के थ्रू जो है वो आपका यहाँ पे अलाउ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका कुछ भी एनपीएस में अगर आपका है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका फॉर्म 16 में अगर आपके बिहाफ में आपके एम्प्लॉयर ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको 80 सीसी डी2 में आपका फॉर्म 16 में मिल जाएगा। वो आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन सा वाला शेड्यूल 16 ए में यहाँ पे आपको वो वाला डिटेल्स आपको डालना है। तो हम इसको टिक रखते हैं और कुछ भी अमाउंट डाल के आपको बस दिखाते हैं कि कैसे आप एनपीएस में जो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में जो कंट्रीब्यूट किया है, वो आपको यहाँ पे कैसे डाल सकते हैं। देन उसके बाद आ गया आपका टैक्स वाला पार्ट। यहाँ पे आप फर्स्ट जो 3 है, फर्स्ट 3 इसको आप ऐसे रहने दीजिए। लास्ट वाला आप इसको अनटिक कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा कुछ तो आप इसको टिक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा आप इसको अनटिक ही रखिए। देन आप चलते हैं अदर्स वाला। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 जो अदर्स है ये आपको रखना है। देन आपको शेड्यूल एफए, अगर आप फॉरेन में कुछ भी एसेट होल्ड किए हैं, फॉरेन में कुछ भी एसेट आपका है, तो आपको ये वाला टिक करना है। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसको अनटिक करके आपको आगे बढ़ना है। देन शेड्यूल एएमटीसी ये आप अनटिक कर सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। देन शेड्यूल एएल, शेड्यूल एएल अगर आपका टोटल एसेट टोटल इनकम अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो आपको शेड्यूल एएल भरना होगा। अगर ऐसा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देना होगा, कितना आपके पास एसेट है, गोल्ड है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। अगर नहीं है तो आप इसको अनटिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इसको अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करके स्किप क्वेश्चनरी, देन आपको यहाँ पे जो पॉपअप आएगा आपको इसको सिंपली ओके करना है।
देन अभी हमको एक-एक करके ये सारा डिटेल्स अभी हमको फिल अप करना है। जो भी डिटेल्स आप देख रहे हैं, वो सारा डिटेल्स अभी आपको फिल अप करना है। अभी हम लोग ये वाला टैब में आ गए, तो ये वाला टैब आप जो-जो सिलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हैं वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। जो-जो आप टिक किए हैं, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका आ गया। आपको एक-एक करके सारा डिटेल्स अभी आपको कंप्लीट करना है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको लग रहा है आप कुछ चीज़ भूल गए, आपको उसको लेना था, तो अब यहाँ पे ऐड मोर शेड्यूल करके वो वाला आप ले सकते हैं। जैसे अगर इसको अगर आप लेना चाहते हैं किसी शेड्यूल को, तो अगर लेके आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप एज़ यूजुअल जो था उसी हिसाब से आप अभी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला अभी हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पहले टैब में हम लोग गए, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया आपका, जो भी आपका पैन कार्ड में आपका है जो सारा डिटेल्स यहाँ पे वही है। आप एक उसके बाद चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, ये ऑटो फेच है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जैसे आप यहाँ पे जाएँगे तो वहाँ पे आपका प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस आपको दिखाई देगा। वो आपको सिलेक्ट करना है, प्राइमरी एड्रेस क्या है, वो आप एडिटेबल है। अगर वहाँ पे कुछ भी आपको मिसमैच लग रहा है तो आप उसको एडिट करके कर सकते हैं। और प्राइमरी एड्रेस एंड सेकेंडरी एड्रेस आपको मैंडेटरी भरना है। अगर आपको लग रहा है कि सेकेंडरी एड्रेस आपका अल्टरनेटिव है, कुछ और है, मतलब अभी जहाँ पे आप हैं वो पैरेंटल एड्रेस से आपका चेंज है, तो आप उसको नो करके सेकेंडरी एड्रेस को भर सकते हैं। और अगर आपका सेम है प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस, तो आप उसको एज़ यूजुअल येस करके आप दोनों को एक रख सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन, फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पे 139, जैसे अभी हम लोग 31 जुलाई के पहले हम इसको कर रहे हैं, तो अभी ये वाला ऑप्शन आपका सुइटेबल है, मतलब हम लोग ड्यू डेट के पहले हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर ड्यू डेट के बाद करते हैं तो हमको ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हम लोग ड्यू डेट के पहले कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन ही रहेगा। देन आपके पास आ जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं। हालाँकि अभी 99% सब न्यू टैक्स रेजिम में है, तो न्यू टैक्स रेजिम इज़ द बेस्ट फॉर नाउ। तो आपको न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे नो करके आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि ना आप ओल्ड में ही करेंगे तो आप येस करके कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में हम लोग करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है रेसिडेंस स्टेटस और इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे रेसिडेंट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है सेकंड ऑप्शन, ये आपके 182 डेज़ के ज़्यादा ही आप इंडिया में रह रहे हैं, तो ये वाला आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद जो है आपको नो, नो, नो करना है, आपको ये सब आपके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर ये वाला ली नंबर, अगर आप ली नंबर भी इंडिविजुअल केस पे आपके पास नहीं होगा, देन आपके पास ये वाला नो करना है, आपको नो करना है। बाकी जो है एज़ वेल आपको नो करके आगे बढ़ना है। बैंक डिटेल्स आपको मिनिमम एक बैंक अकाउंट आपको रखना होगा। और अगर आपके पास दूसरा और भी बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट मिनिमम एक बैंक को आपको नॉमिनेट करना, क्योंकि अगर आपका कुछ भी रिफंड बनता है तो उस बैंक अकाउंट में वो रिफंड आपके पास चला जाएगा। आप ऐड अनदर में क्लिक करके आप दूसरा बैंक आप ऐड कर सकते हैं। इतना कर लिए आप लोग, तो अभी चलिए आप लोग को कन्फर्म में क्लिक कर लीजिए। नाउ अभी आप ये वाला ऑप्शन आप लोग कंप्लीट कर लिए। देन अभी हम लोग मूव करते हैं शेड्यूल सैलरी वाला टैब में। तो शेड्यूल सैलरी वाला टैब में जब भी हम लोग जाएँगे, जैसे इस क्लाइंट के केस में जो सैलरी है वो फॉर्म 16 के साथ हम लोग मैच करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ग्रॉस सैलरी वाला टैब अभी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो ग्रॉस सैलरी वाला टैब में आपको जहाँ पे ये डिटेल्स दिख रहा है, तो आपको एडिट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करके सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनका सिलेक्ट करना है। तो इस केस में, इस क्लाइंट के केस में अभी हमको अदर्स सिलेक्ट करना है, प्राइवेट जॉब है। तो अभी ये वाला जो सैलरी आपको दिख रहा है इस केस में, तो आपको फॉर्म 16 के साथ आपको ये मैच करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इनके साथ आपको मैच करना है कि कितना उनका बन रहा है सारा डिटेल्स। जैसे आप ये आप लोग मैच कर लिए, तो मैच करने के बाद आपको यहाँ पे अभी हमको ग्रॉस सैलरी वाला जो टैब अभी हमको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एडिट वाला टैब में जाके आपको जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो सिलेक्ट करना है। बेसिक सैलरी, उसके बाद अगर आपका कुछ भी परक्यूस्टिक बिल है 17(2), आपके फॉर्म 16 में दिखेगा 17(2) में कितना अमाउंट वहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो 17(2) में जितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो कौन-सा रीज़न से, वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके अमाउंट डालना है। उसके बाद 17(3) वाला भी आपको चेक करना है, सेम सैलरी के नीचे ही आपके फॉर्म 16 के आपको दिख जाएगा। वो 17(3) में जितना अमाउंट हुआ है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसको डिलीट करना होगा। डिलीट ज़रूर कीजिएगा, बिना डिलीट के वो आपको कन्फर्म सेव नहीं करने देगा, फाइनल सबमिट करने नहीं देगा। अगर आपके फॉर्म 16 में ऐसा 17(2) या 3 नहीं है, तो काइंडली आपको इसको डिलीट कर देना है। और अगर एनी अदर कुछ है तो आपको उसको ऐड करना है। देन अभी हमको सेव कर देना है और आगे जाके इसको कन्फर्म कर देना है।
चलिए अब सैलरी शेड्यूल वाला भी आपका कंफर्म हो गया है और अगर कुछ भी डाउट है तो आप इसको दोबारा एक बार आप उसको मॉडिफाई करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। देन अभी आपका आ जाता है शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो आपको अभी हाउस प्रॉपर्टी जो है आपका वो आपको एंट्री करना है। उसके लिए हमको अभी यहाँ पे डिटेल्स में जाना है। हाउस प्रॉपर्टी जो आपको टैब दिख रहा है, ये आपको हाउस प्रॉपर्टी आपको ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डिटेल्स ऐड करना है। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रॉस रेंट रिसिप्ट कितना हुआ है। आई अज्यूम कि आपको पूरे साल भर में 1 लाख आपको रेंट रिसिप्ट हुआ है। जो आपका हाउस है, वो आपने उसको रेंट में दिया है और वो आपको 1 लाख रुपए आपको रेंट दिया है। सबसे पहले आपको लेट आउट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आप उसको रेंट में दिए हैं। इसके बाद आपको टोटल लोकल अथॉरिटीज़ को आपने कितना पेमेंट किया है उस घर के लोकल टैक्स के लिए उसका स्लिप भी आपको रखना है। आई अज़्यूम कि हम लोग ₹1000 पेमेंट किए हैं लोकल में। तो उसके बाद देन आपको यहाँ पे लेट आउट के नीचे आपको टेनेंट का डिटेल्स आपको दिखेगा। ये टेनेंट का डिटेल्स आपको ऐड करना है। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि टेनेंट का आईटीआर में ये उसको क्लेम मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल अगर आपका वो रेंट वो हाउस प्रॉपर्टी अगर आपका लोन पे है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, कहीं से आप उसको लोन लिए हैं, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। लोन टेकन आई अज्यूम मैंने उसको बैंक से लिया है। नेम ऑफ द बैंक हम कुछ भी एक बैंक का नाम डाल देते हैं फॉर योर लर्निंग पर्पस पीएनबी। लोन अकाउंट नंबर आपको डालना है। वो आपको लोन का जो शेड्यूल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ज़रूर आप बैंक से लोन का शेड्यूल लीजिए। लोन ऑफ सैंक्शन ये आप कुछ भी एक डेट डाल दीजिए जो आपको सूटेबल है, जो आपको सैंक्शन लेटर में जो डेट है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आई अज़्यूम कि मई जुलाई का हम एक डेट डाल देते हैं 2025 का। टोटल लोन अमाउंट ये आपका शेड्यूल देख के आपको यहाँ पे डालना है। लोन आउटस्टैंडिंग मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा आपको लोन सैंक्शन लेटर में या फिर अगर आपको अभी रनिंग लेना है तो रनिंग आप एक लेटर ले सकते हैं या शेड्यूल ले सकते हैं आपका कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है। ये आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना बचा है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। करके आपको अभी ये सेव कर देना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और अगर कुछ भी आपका नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि टोटल रेंट जितना रिसीव्ड हुआ है और आपका टोटल यहाँ पे डिडक्शन 30% माइनस करके 30% माइनस 29,700 ये ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाएगा और जैसे आप बोरोड कैपिटल हम मैं आपको दिखा रहा था ऐसा अगर आप एंट्री करेंगे वहाँ पे कितना आप इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं साल भर में वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा। देखने के बाद टोटल आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो है वो आपका आ जाएगा। इस केस में नहीं है तो मैंने बस आपको दिखाया अगर आपके पास है तो आप उसको ऐड कीजिए, करके आपको सेव कर देना है। चलिए अभी आप लोग ये थर्ड वाला ऑप्शन हाउस प्रॉपर्टी ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको आना है शेड्यूल 112 ए जो है आपके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये फर्स्ट करना है देन उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म में जाना है। तो हम लोग इसको पहले कर लेते हैं। शेड्यूल 1 में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐड अनदर में जाना होगा। नाउ अभी आपको डिटेल्स यहाँ पे सबसे पहले आफ्टर 31 जनवरी 2008 ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देन मैंने आपको उस वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको मैंने बताया था कि आपका जहाँ पे ब्रोकर अकाउंट है, अगर आपका म्यूचुअल फंड जो भी एसेट है, जो आप सेल किए हैं, वो आपको ज़ीरोधा हो सकता है, ग्रो हो सकता है, एनी अदर कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे नीचे आपको दिख जाएगा, कितना टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज़ है और कितना टोटल सेल वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अज़्यूम कर रहा हूँ एक अमाउंट कि आपको यहाँ पे सेल वैल्यू था 25,000 और उसका कॉस्ट वैल्यू था 18,000 इतना डाल लिए हम लोग। डालने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है। आपका स्टेटमेंट देख के जैसे इस स्टेटमेंट मैंने देख के मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। इस पे हम लोग कन्फर्म कर दिए। चलिए आज आप लोग शेड्यूल 1 और 2 वाला अभी आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ
यहाँ पे जो आपका प्रॉफ़िट हुआ है, जो आपका एक्सेल में आपको दिख रहा है, जो आपका P&L रिपोर्ट में, ज़ीरोधा में या फिर कहीं पे ब्रोकर अकाउंट में आपका जो डिटेल्स दिख रहा है, वो आप डाल लें। वहाँ पे राइट कॉलम में आपको प्रॉफ़िट भी दिख जाएगा, वो आपको डालना है, डाल लिए। नाउ अभी जो आपका प्रॉफ़िट हुआ है, वो आपको एफ कॉलम में अभी आपको डालना है। जैसे मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि 25,000 आपका एज़्यूम कि आपका सेल वैल्यू है। मेरा केस में जो आपका एक्सेल में दिख रहा है, वो आपका सेल वैल्यू 25,000 एंड कॉस्ट ऑफ परचेज़ था 18,000। तो कितना प्रॉफ़िट हो गया? 7,000 प्रॉफ़िट हो गया। वही 7,000 जो प्रॉफ़िट्स हुआ है, वो आपको अभी यहाँ पे डाल देना है। कहाँ पे डालना है? ये जो आपको 5 वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% यहाँ पे आपको वो डाल देना है। कितना डाल देना है? 7,000। बाकी यहाँ पे अगर आपको क्वार्टर वाइज़ पता है कितना प्रॉफिट हुआ है, वो आप डाल सकते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट ऐसा दिखाता है क्वार्टर वाइज़ तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जनरली इसमें आप डाल सकते हैं शेड्यूल 5 में, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं बात कर रहा हूँ। करके सिंपली आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये वाला ऑप्शन में अभी आपको कंप्लीट करना है। अभी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको जाना है। यहाँ पे जो आपका शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो आप म्यूचुअल फंड में इस क्लाइंट म्यूचुअल फंड में डील हुआ है, तो यहाँ पे ऐड अनदर जो ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको 111A ये वाला ऑप्शन आपको लेना है। देन आपको वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला भी आपको एक्सेल में नीचे ही दिख जाएगा आपका P&L रिपोर्ट में। यहाँ पे आपको सिंपली टोटल कितना सेल वैल्यू है, वो आपको डालना है। जैसे इस केस में 1,19,258 ये टोटल सेल वैल्यू है और टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 78,550। ये केस ये एक्सेल से मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट ये दिख गया आपका 40,708 और अगर यहाँ पे कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर या कॉस्ट हुआ है जो आपको P&L बैलेंस में वहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको एंट्री करना है और अगर नहीं है कुछ भी जैसे इस केस में कुछ भी यहाँ पे P&L में कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो ज़ीरोधा का अकाउंट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग एज़ यूजुअल ज़ीरो रखते हैं। बस इतना करके आपको ये सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपको दोबारा ये जो इफ इन्फॉर्मेशन टैब में आना है आपको। यहाँ पे आपको जो अभी फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। ये आपको अभी जो आपका जितना प्रॉफिट आपने देखा 40,708 4708 ये वाला आपको अभी अमाउंट डाल देना है। जो आपका यहाँ पे दिख रहा है 4708 ये वाला आप डाल दिए। इसके बाद अगर आपको ये क्वार्टर वाइज़ पता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन में भी आप डाल सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। करके आपको सिंपल अभी आपको कन्फर्म कर देना है। तो चलिए, अभी हम लोग शेड्यूल 112 एंड कैपिटल गेन्स ये दोनों ही अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो हम आशा करते हैं ये दोनों ही आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं इसके साथ-साथ और अगर कुछ भी आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन उसके बाद अभी हम लोगों को शेड्यूल अदर सोर्सेस ये वाला कंप्लीट करना है। ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ध्यान से आपको फिल अप करना है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स। इस वाला ऑप्शन में जैसे आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन देगा। तो एडिट वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका फॉर्म 26 में आपका जो दिख रहा है, जैसे आप फॉर्म 26 ए आपको डाउनलोड कर लिए, मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था। तो वहाँ पे आपको जो भी जैसे इस केस में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स वाला दिख रहा है, जैसे अगर कुछ भी डिविडेंड इनकम दिख रहा होगा, तो वो आपको डालना होगा। कुछ भी आपका टैक्स रिफंड से अगर कुछ भी इनकम है, वो आपको डालना है या फिर एनी अदर फॉर्म 60 ये आपका 26 ईयर्स में जो-जो डाल रहा है, वो आपको मैच करके यहाँ पे आपको सेव कर देना है। बस इसको सिंपली सेव कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट ये वाला ऑप्शन में अगर आपका कुछ भी लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग से कुछ भी अर्निंग हुआ है, तो आप यहाँ पे एडिट करके उसको आप यहाँ पे आपको डालना होगा। मेक श्योर अगर आप कुछ भी आपका ऑनलाइन गेमिंग से या फिर आपका लॉटरी से इनकम हुआ है, तो A1 एंड A2 में वो आपको रिपोर्ट करना होगा।
इतना करने के बाद अगर आपको कुछ भी अगर रेस हॉर्स में कोई ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आपका रेस हॉर्स में भी अगर आप पैसा लगाए हैं, तो आप वो रिसीप या फिर प्रॉफिट कितना है वो आप अमाउंट डाल सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको सिंपली इसको अभी आगे जाके आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अभी आपको जो शेड्यूल CYLY ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे अभी आपको आना है और इसका जो पार्ट है अभी आपको इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे बेसिकली क्या है जो आपका लॉसेस है वो आपको सेटअप करना है मतलब इसके पिछले ईयर में जो भी आपका लॉस हुआ है, मे बी वो हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है या फिर मे बी आपका जो म्यूचुअल फंड से आपका जो लॉसेस हुआ है या फिर शेयर ट्रेडिंग में जो आपका लॉसेस हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको सेटअप हो जाएगा। मान लीजिए लास्ट ईयर आपने 5000 का लॉसेस किया बट इस साल आपने 6000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 6000 से वो 5000 माइनस हो जाएगा वो इनकम में। अभी हम लोग CYLA वाला पार्ट हम लोग अभी कंप्लीट कर लिए। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ CYLA में आपको क्या है, आपको जो पुराने ईयर का लास्ट ईयर का जो लॉसेस वगैरह है, वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो आपको लास्ट ईयर का आईटीआर फाइलिंग आपको चेक करना है। वहाँ पे कुछ भी अगर आपका लॉसेस रिपोर्ट हुआ है शॉर्ट टर्म में, कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो भी आपका लॉसेस है, वो यहाँ पे आपको येस करके आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मान लीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म में लॉसेस है, तो ये आपका नेट लॉसेस वाला जो ये कॉलम दिख रहा है आपको इस साइड आपको एरो ले जाके आपको यहाँ पे पुट अप करना है। ये लॉस अब आपका सेटअप हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको नो करके आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म कर लिया आप लोग, फिर आपको जाना है बाफला वाला सेक्शन में। सेकंड इसके बाद जो ऑप्शन है बाफला, बाफला वाला में आपको जाना है। बाफला भी सेम है आपका। जो भी आप CYLA में जो आप डाटा इनपुट किए वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटोमेटिक आके आपको यहाँ पे सेटअप हो जैसे मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आपने 7000 इस साल दिखाया है। बट लास्ट ईयर आपका 3000 या 2000 समथिंग आपका लॉस आपने रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे सिंपली आपको येस करके अगर CYLA में आपने नहीं दिखाया तो यहाँ पे भी आप उसको दिखा सकते हैं। ये दिखाने के बाद आपको सिंपली आपको कन्फर्म कर देना है। तो आपको दाखिला वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। मतलब आपको मोटा-मोटी समझ में आ गया कि लास्ट ईयर का लॉसेस मैं यहाँ पे कैसे उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया और इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग आगे जाएँगे। नेक्स्ट अभी हम लोगों को शेड्यूल CFL ये आपको कंप्लीट करना है। चलो फटाफट हम लोग अभी शेड्यूल CFL वाला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिकली शेड्यूल CFL क्या है जो आपने अभी आपने लॉसेस दिखाया लास्ट ईयर जो आपने लॉसेस दिखा है, वही लॉसेस आपको यहाँ डिटेल्स में भरना है। जैसे मान लीजिए आपने लॉसेस दिखाया 25-26 का, 24-25 का जहाँ जो ईयर का आपने लॉसेस दिखाया, उस ईयर का आपने आईटीआर फाइलिंग का डेट आपको डेट ऑफ फाइलिंग आपको डालना है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? ई फाइल वाला ऑप्शन में इनकम टैक्स में जाके व्यू रिटर्न फाइल वाला ऑप्शन में जाके आपको कौन-सा ईयर का फाइलिंग उस ईयर का डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस वही आपको यहाँ पे फिल अप करना है। आप लोग समझ लिए कि आपको अभी क्या करना है, कैसे आपको अभी फिल अप करना है। व्यू इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न में आपको जाके आपको मिल जाएगा कौन-सा साल का फाइलिंग आप कौन-सा डेट पे किए हैं। तो मुझे अभी दिखाना है, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपको आगे 24 हम लोग लास्ट ईयर का कुछ भी एक डाटा हम लोग जैसे अगर आपका लॉसेस हुआ है लास्ट ईयर, तो आप सिंपली 2025 का मान लीजिए आप जुलाई का 16 तारीख को आपको डेट ऑफ फाइलिंग हुआ था। उसमें आपका कितना हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हुआ था, शॉर्ट टर्म में कितना लॉसेस हुआ, वो आपको यहाँ पे डाटा पुट अप करना है। जैसे इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको एज़ यूजुअल हम लोग इसको नो करके अभी हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे डाटा पुट अप करेंगे, तो आपको नीचे यहाँ पे शो डिटेल्स में आपको वो वाला लॉसेस आ जाएगा, जो आपका इस साल का प्रॉफिट के साथ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग इसको शेड्यूल CFL को अभी आप लोग इसको कन्फर्म कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो शेड्यूल CFL वाला आपका हो गया, अगर आपका कुछ भी लॉसेस है, आप उसको दिखा लिए। फिर आपको जाना है शेड्यूल SI में। शेड्यूल एसआई में जाने के बाद अगर आपका जो भी स्पेशल टैक्स बन रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है 40,708 उसका जो आपका टैक्स बन रहा है 20% के हिसाब से वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। आपके केस में जो भी आपका आपने रिपोर्ट किया है
वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका कितना टैक्स बन रहा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं बनना है, आपको बस यहाँ पे नीचे जाके आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद देखिए आपका शेड्यूल एसआई वाला भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अभी हमको जाना है शेड्यूल 6A। अभी आपका स्टार्ट हो गया डिडक्शन वाला पार्ट। शेड्यूल 6A का मतलब डिडक्शन वाला पार्ट अभी आपका चालू हो गया। तो शेड्यूल 6A में अब जैसे हम लोग अभी उसपे गए, तो देखिए एज़ पर न्यू टैक्स रेजिम आपको लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन फंड इसका कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओनली वन deduction is allowed which is contribution to pension scheme of central government by the employer। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पे कुछ भी अमाउंट एनपीएस खाते में जमा किया वही यहाँ पे अलाउ है। तो अगर कुछ भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका है 50,000 तो आप 50,000 डाल सकते हैं। 50,000 डाल के आपको सेव कर देना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी आपका यहाँ पे अलाउ ही नहीं करेगा सिस्टम आपको। इसी तरह पार्ट सी, सीए, डीए में कुछ भी आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। बस आपको अभी सिंपली इसको कन्फर्म कर देना है। अगर आपका कुछ भी एम्प्लॉयर ने आपको सर्टिफिकेट दिया है तभी आप इसको अमाउंट को डालिएगा। वरना अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो ऐसा आप बिल्कुल भी करने मत जाइए। इसके बाद आ जाता है शेड्यूल ईआई। शेड्यूल ईआई में अगर आपका कुछ भी एग्रीकल्चर इनकम जो आपका नॉन टैक्सेबल है, वो अगर आपका है, तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं और अगर आपका नहीं है ऐसा, अदर कुछ एग्ज़ाम एकदम ऐड अनदर करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका अदर एग्ज़ाम इनकम है और अगर आपका इनकम क्लेम एज़ नॉट चार्जेबल कुछ भी ऐसा है, तो आप वहाँ पे ऐड अनदर करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपका एग्ज़ेम्प्ट इनकम में आ रहा है। ईआई मतलब आपका हो गया एग्ज़ेम्प्ट इनकम। जो भी आपका एग्ज़ेम्प्ट इनकम अगर आपका मान लीजिए एग्रीकल्चर से अगर आपका 5,000 भी अगर आपका इनकम आ रहा है, तो आप इसको डाल सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम 5,000 करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ईआई वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका शेड्यूल एएमटीसी। चलिए अभी इसको शेड्यूल एएमटीसी पार्ट बी टीआई ये वाला हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम लोग पार्ट बी टीआई ये वाला अभी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एएमटीसी वाला में जाएँगे। तो पार्ट बी टीआई में हम जैसे हम लोग अभी गए, यहाँ पे आपका टोटल जो इनकम उसका जो टैक्स कितना बढ़ रहा है, टोटल शेड्यूल आपका यहाँ पे दिख जाएगा। बस आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने सब कुछ सही-सही डाटा आपने एंटर किया है। जो भी डाटा आपने एंटर किया है, उसी के हिसाब से आपको ये एक शेड्यूल बन के आपका आ गया। बस आपको चेक करना है और आपको कन्फर्म कर देना है। इसको कन्फर्म करने के बाद आपको टैक्स पेड वाला ऑप्शन में आपको जाना है। टैक्स पेड वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपका जो टीडीएस है, अगर आपका कुछ भी आप फॉर्म 16 देख लीजिए, अगर आपका फॉर्म 16 में कुछ भी आपका टीडीएस कटा है, आपका सैलरी से, तो आपको सिंपली उसको ऐड अनदर करके आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका फॉर्म 16 में दिख जाएगा, वहाँ पे डिटेल्स भरा हुआ है, टैन नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयी, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज़, टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये आपको आपका फॉर्म 16 में मिल जाएगा, तो आपको इसको एंट्री कर देना है। इसके साथ-साथ अगर आपका कुछ एनी अदर सोर्स से अगर आपका टीडीएस कटा है कुछ भी दूसरा कहीं और से, तो आपको वहाँ से आपको डिटेल्स लेके ऐड अनदर करके आपको डिटेल्स भर देना है। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग इसको एज़ यूजुअल जो है इसको रख के हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। अगर आपके केस में कोई भी सोर्स से अगर आपका टीडीएस कटा है, तो ये वाला ऑप्शन आपको भरना होगा। तो हम लोग इसको अभी कन्फर्म कर दिए, तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलेंगे अपना जो टोटल टैक्सेस लायबिलिटी कितना बन रहा है। तो टोटल अभी हम लोग जाएँगे पार्ट बी में। टोटल यहाँ पे इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल जो चार्जेस जितना है, सारा डिटेल्स आके आपको यहाँ पे रिफंड कितना बन रहा है, तो अमाउंट पेबल कितना, देखिए यहाँ पे अमाउंट पेबल भी आ गया आपका, टैक्सेस पेड, उसके साथ आपका एग्रीगेट पेबल, टोटल नेट टैक्स पेबल, टोटल कितना है आपका यहाँ पे आ गया। बस आपको यहाँ पे अभी पेमेंट करना है, पे नाउ वाला में ऑप्शन में जाके आपको पे करना है। पे करने के बाद आपको इस डिटेल्स को अभी आपको शेड्यूल में भरना है। वो कैसे भरा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अपना टैक्स भर दिया है, जो भी आपका यहाँ पे दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आपका टैक्स अभी आपने भरा है, जो आपका शो किया, मैंने अभी आपको दिखाया।
आपने ये टैक्स पेड कर दिया, चलिए दोबारा देख लेते हैं। जो पार्ट बी में टीटीआई वाला ऑप्शन है, टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे जो टैक्स बन रहे हैं, आपको इसको पे नाउ करना है। पे नाउ करने के बाद जो आपका चालान और बीएसआर कोड जो जनरेट होगा, उस कोड को आपको एंट्री करना है। चलिए आप पे कर लिए, फिर उसके बाद पे करने के बाद जो आपको बीएसआर कोड जनरेट होगा, वो जो टीपी टैक्स पेड वाला ऑप्शन में आपको जाके एडवांस टैक्स यहाँ पे ऐड अनदर ऑप्शन में जाके आपको वो ऐड करना है। यहाँ पे बीएसआर कोड, सीरियल नंबर, चालान का डेट ऑफ रिसीप्ट सब जो आप पेमेंट जब करेंगे तो आपको जो चालान क्रिएट होके आएगा वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अमाउंट जितना उतना, जितना आपका टैक्स बन रहा है बस उतना ही। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन में आपको जाना होगा। उसके बाद आपको ई-वेरिफाई करके आपको सबमिट करना होगा। हाँ, एक बात अब ज़रूर याद रखिएगा, ई-वेरिफाई ज़रूर कीजिएगा, बिना ई-वेरिफाई का आपका वो सबमिट होगा नहीं और ई-वेरिफाई के बिना आपका टोटल इनकम, टोटल आईटीआर फाइलिंग ही आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो ई-वेरिफाई ज़रूर कीजिएगा, अपना आधार में जो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से आप ई-वेरिफाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज वीडियो को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।